नमस्कार दोस्तों, जैसे कि आप लोग जानते हैं मैं हूं सुधांशु कुमार और आपका एक बार फिर से स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल VVI टॉपिक फॉर एससी बोर्ड पर। तो दोस्तों मैं आज आपके लिए एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं जिसका नाम है जलियांवाला बाग हत्याकांड। जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में। मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, कैसे हुआ था, क्यों हुआ था, कहाँ हुआ था और इस हत्याकांड के पीछे जो है किनका हाथ था, ठीक, और इस हत्याकांड में कितने लोगों की जानें गई थी, सरकारी रिपोर्ट के अनुसार कब तक गोलीबारी चला था, ठीक है, और ये हत्याकांड जो हुआ था इसके बाद क्या हुआ था देश में, मैं इन सभी के बारे में आपको बताने वाला हूं। तो वीडियो को एंड तक देखते रहिए। तो चलिए सबसे पहले आज हम लोग जानते हैं कि हत्याकांड जो हुआ था ये जलियांवाला बाग हत्याकांड। देखिए ये जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था ये 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था, ठीक है। अब देखिए कैसे हुआ था, मैं आपको ये समझाने के लिए थोड़ा सा पीछे लेकर चलता हूँ। देखिए रॉलेट एक्ट, ठीक है, एक कानून लगाया गया था ब्रिटिश सरकार के द्वारा भारत में, ठीक, जबरदस्ती, जिसका नाम था रॉलेट एक्ट, और ये लगाया गया था 19 मार्च 1919 ईस्वी को, ठीक है। अब देखिए इस एक्ट के अनुसार जो है ना किसी को भी संदेह के अनुसार गिरफ्तार किया जा सकता था। ब्रिटिश सरकार के पास एक ऐसा अधिकार प्राप्त हो गया था ये एक्ट लागू होने के बाद कि वो किसी को भी संदेह के अनुसार गिरफ्तार कर सकता था, ठीक है। तो इस कारण जो है गांधी जी ने इस एक्ट को काला कानून का नाम दिया, ठीक, और इसे बिना दलील, बिना वकील और बिना अपील के नाम से भी जाना जाता है। क्यों जाना जाता है देखिए थोड़ा समझ लीजिए। बिना दलील इसलिए कहा जाता है कि जब गिरफ्तार हो जाएगा ना, संदेह के अनुसार किसी को जब गिरफ्तार कर लिया तो इसमें कोई दलील चलने वाला नहीं है, ठीक है। अब बिना वकील यानी कि हम लोगों का जब गिरफ्तारी वारंट आता है तो क्या करते हैं हम लोग, वकील को पकड़ते हैं और वकील मेरा केस लड़ता है ना। पर उस एक्ट के अनुसार जो है बिना वकील यानी कि आपका वकील का भी कुछ सुनेगा नहीं, ठीक है। अब बिना वकील अपील, इसका मतलब ये हो गया कि जब हम लोगों का गिरफ्तारी होता है डिस्ट्रिक्ट लेवल में जो कोर्ट में फैसला सुनाया जाता है, उस फैसले से यदि हम लोग संतुष्ट नहीं होते हैं तो क्या करते हैं, हाई कोर्ट जाते हैं। हाई कोर्ट में भी संतुष्ट नहीं मिलता है तो फिर अंतिम में सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। लेकिन वहाँ पर अपील करने का कोई भी ऑप्शन नहीं था। अगर जो डिस्ट्रिक्ट लेवल का कोर्ट सुना दिया बस वही अंतिम फैसला होता था, ठीक है। तो इसलिए इसे बिना दलील, बिना वकील और बिना अपील के नाम से भी जाना जाता था, ठीक। अब देखिए ये जो रॉलेट एक्ट है, ये रॉलेट एक्ट क्या हुआ, एक तरह से काला कानून हुआ, क्योंकि इसमें जो है किसी को भी संदेह के अनुसार गिरफ्तार कर लेगा, ये कहाँ का नियम है, ठीक है। तो फिर इसका जो है जोरदार शांतिपूर्ण तरीके से जो है क्या हुआ, विरोध किया गया भारतीयों के द्वारा, ठीक है, शांतिपूर्ण तरीके से, ठीक, भारत के कई इलाकों में। परंतु इसका जो मुख्य केंद्र था वो पंजाब था। कहाँ था? पंजाब था, ठीक है। तो भारतीयों ने इस एक्ट का विरोध किया शांतिपूर्ण तरीके से, ठीक, और इस विरोध जो कर रहा था उन विरोधियों में से दो लोकप्रिय नेता थे जिनका नाम था डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू, ठीक। अब जब विरोध कर रहे थे तो ब्रिटिश सरकार क्या किया कि देख रहा है कि ये डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन लोकप्रिय नेता है तो चलो इन्हीं को पकड़ करके जेल में डाल देते हैं, तो अपने आप विरोध जो कर रहा है सब भाग जाएगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं था, ठीक है। जब डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू को जब गिरफ्तार किया गया तो क्या हुआ, जो इसके रिहाई के लिए 10 अप्रैल 1919 ईस्वी को जो है एक शांतिपूर्ण जुलूस निकाला गया, ठीक, एक जुलूस निकाला जाता है, ठीक। अब देखिए ये जो जुलूस निकाला जाता है, इस जुलूस पर जो है पुलिस द्वारा क्या किया जाता है, गोलीबारी कर दिया जाता है, जिसमें कुछ निहत्थे लोगों की जानें चली जाती है। समझ में आ गया? अब देखिए ये तो हो गया, ठीक है। अब देखिए हत्याकांड वाला दिन आता है 13 अप्रैल 1919, ठीक ना। अब इधर अंग्रेज क्या कर रहा है, रॉलेट एक्ट जबरदस्ती ला रहा है भारत में, ठीक है। और जो विरोध कर रहा था प्रमुख लोकप्रिय नेता डॉक्टर सत्यपाल, सैफुद्दीन किचलू विरोध कर रहा था तो दोनों को गिरफ्तार कर लिया, ठीक। फिर भारतीयों के द्वारा उनके रिहाई के लिए और इस एक्ट के विरोध के लिए क्या करता है, एक जुलूस निकाला जाता है। उस जुलूस पर भी जो है गोलीबारी किया जाता है पुलिस के द्वारा। तो इन सब के विरोध में जो है 13 अप्रैल 1919 को, कब? 13 अप्रैल 1919 को, ठीक है, एक पंजाब के जो है अमृतसर में स्थित जलियांवाला बाग, पंजाब में एक जलियांवाला बाग है, ठीक है, जो लगभग वहां पर घुसने के लिए 4-5 फीट चौड़ा का एक रास्ता है, ठीक है, और वो बात, ठीक, वहां पर घुसने के लिए एक चौड़ा रास्ता है। तो वहां पर एक शांतिपूर्ण जनसभा का आयोजन किया गया, शांतिपूर्ण जनसभा का आयोजन किया गया इन सभी के विरुद्ध, ठीक है, जिसमें से 25,000 से अधिक लोग उपस्थित हुए थे। उन जनसभा में 25,000 से लोग सभा में मौजूद हुए थे, ठीक है। अब चूंकि उस टाइम जो है पंजाब के बहुत ही लोकप्रिय फेमस जो है त्यौहार चल रहा था बैसाखी, ठीक है, तो बैसाखी में लोग मेला घूमने के लिए आए थे, ठीक है। तो फिर उस मेला घूमने के लिए आए थे, अब देख रहा है कि एक जलियांवाला बाग में जनसभा हो रहा है तो फिर उन जनसभा में भी कुछ लोग आ गए थे। तो इस तरह से 25,000 से अधिक लोग वहां पर उपस्थित हो गए थे। अब इधर भारतीय गद्दार हंसराज,
कहा जाता है ना कि दिल को दुख तो अभी अपने ही लोग पहुंचाते हैं। ठीक है, एक भारतीय गद्दार था जिनका नाम था हंसराज। अब जैसे ही जनसभा हो रहा है जलियांवाला बाग में, तो ये भारतीय गद्दार हंसराज क्या कर रहा है, ब्रिटिश सरकार जनरल डायर को जो है क्या करता है, जाकर के खबर कर देता है कि जलियांवाला। तो देखिए जैसे ही हंसराज जो है बताता है ब्रिटिश सरकार को, तो जनरल डायर क्या करता है, अपने 150 सैनिकों के साथ, कितने सैनिकों के साथ, 150 सैनिकों के साथ जनरल डायर क्या करता है, उन सभा स्थल में पहुंचता है, जलियांवाला बाग में पहुंच जाता है। ठीक है, अब चूंकि वहां पर निकलने और घुसने के लिए एक ही चौड़ा रास्ता था, तो जनरल डायर आकर के क्या करता है, रास्ता में एक तोप लगा देता है और रास्ता को पूरा जाम कर देता है। ठीक है, और अपने सैनिकों को, ठीक है, अपने सैनिकों को जो है बिना कोई सूचना दिए ही गोलीबारी चलाने का आदेश दे देता है उन मासूमों पर। ठीक है, जहां पर लोग जनसभा कर रहे थे, तो उन पर जो है बिना कोई सूचना दिए ही क्या करता है, गोलीबारी चलाने का आदेश दे देता है। ठीक है, बाग में स्थित एक कुआं है, ठीक है, जलियांवाला बाग जहां पर हो रहा था वहां पर एक कुआं स्थित है। ठीक, तो वहां पर लोग छलांग लगाते गए अपने जान बचाने के लिए, कई लोग जो है कुएं पर छलांग लगाते गए, बिना कुएं का कोई गहराई देखे हुए जान बचाने के लिए छलांग लगाते गए। तो कोई लोग जो है ऊंचे ऊंचे दीवारों पर चढ़ने का प्रयास कर रहे थे ताकि किसी तरह उसका जान बच सके। तो कितने बुरी तरीके से जो एकदम पूरा धड़धड़ा की गोली चलाया जा रहा था, पूरे एकदम बहुत सारे मासूमों की मौत हुई थी। वो उनमें से बहुत सारे लोग औरत थे, बच्चे थे, छोटे थे, जवान थे, सभी लोगों को जो है एकदम पूरी बुरी तरीके से जो जनरल डायर क्या करता है, मार गिराता है। ठीक है, हत्याकांड में लगभग 1600 व्यक्ति से अधिक मारे गए। उस हत्याकांड में 1600 व्यक्ति से अधिक लोगों ने अपनी जानें गंवाई और 2000 से अधिक व्यक्ति जो है घायल हो गए। ठीक है, लेकिन सरकारी रिपोर्ट के अनुसार जो है, सरकारी रिपोर्ट के अनुसार 10 मिनट के गोलीबारी में 1650 राउंड की गोलियां चलाई गई थी, जिसमें से मात्र 379 यानी कि 379 व्यक्ति मारे गए और 1200 व्यक्ति घायल हो गए। यानी कि सरकारी रिपोर्ट के अनुसार दिखाया जाता है कि 10 मिनट तो गोलीबारी चला गया था, जिसमें से 1650 राउंड गोलियां चलाई गई थी और 379 व्यक्ति मारे गए थे और 1200 व्यक्ति घायल हुए थे। तो समझ में आया कि जलियांवाला बाग हत्याकांड किस तरह से हुआ था। अब मैं आपको बताता हूं कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद क्या हुआ था। तो चलिए अब समझते हैं कि हत्याकांड के बाद हुआ क्या था। 13 अप्रैल 1919 को जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हो चुका था, तो इसके बाद क्या हुआ था। तो देखिए इस हत्याकांड के बाद जो है ना, सोई हुई राष्ट्र एकता की आत्मा को झकझोर कर दिया इस हत्याकांड में। ठीक है, इस हत्याकांड ने क्या करता है, सोई हुई राष्ट्र की एकता को जो है झकझोर करके रख देता है। इतने बेगुने लोगों की जान चला गया इस हत्याकांड में। ठीक, अब इस घटना का निंदा, यानी कि ये जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, तो इस घटना का निंदा जो है पूरे भारतवर्ष में हुआ था, पूरे भारत में ही नहीं पूरे विश्व में भी हुआ था। ठीक है, इस हत्याकांड का निंदा किया गया था। परंतु डायर को जो है इंग्लैंड बुला करके शाबाशी के तौर पर उसे क्या करता है, तलवार भेंट देता है। ठीक है, शाबाशी के तौर पर इस डायर को क्या करता है, इंग्लैंड बुलाया जाता है और वहां पर जाकर के उसको एक तलवार भेंट दिया जाता है कि लो बेटा तुम तलवार लो, बहुत ही अच्छा काम किया है, बहुत निर्दोष लोगों को तुमने मारा है, भारतीयों को बहुत सारा मारा है, इसलिए तुम तलवार लो। शाबाशी के तौर पर उसे क्या करता है, तलवार भेंट दिया जाता है। ठीक, अब देखिए इसके बाद क्या होता है, इस हत्याकांड के बाद त्यागपत्र का सिलसिला शुरू होता है भारत में। ठीक है, शंकर नारायण ने क्या करता है, वायसराय परिषद से अपना त्यागपत्र दे देता है कि नहीं अब हमको ऐसा परिषद नहीं चाहिए, इतने बेगुना लोगों को जान चले जाएगा, क्यों करेंगे इस परिषद में काम। ठीक है, गांधी जी ने भी अपने क्या करता है, केसरी हिंद की उपाधि को त्याग देता है। रविंद्रनाथ टैगोर ने भी सर नाइटहुड की उपाधि को जो है त्याग देता है। ठीक, अब देखिए ये जो हत्याकांड हुआ था, इस हत्याकांड के बाद जो एक जांच आयोग का बैठाया जाता है, एक जांच आयोग बैठाया जाता है। ठीक है, तो इस आयोग में 2 जांच आयोग बैठाया गया था, एक हंटर आयोग और दूसरा मदन मोहन मालवीय। ठीक है, अब देखिए इस हंटर आयोग में जो है कुल 8 सदस्य थे। कितने सदस्य थे, कुल 8 सदस्य थे। ठीक है, जिसमें से 3 ठो जो है, 3 ठो इंडियन थे यानी भारतीय और 5 ठो जो थे वो 5 ठो थे इंग्लिशमैन यानी कि ब्रिटिश, अंग्रेज। ठीक है, अब इस हंटर आयोग क्या करता है, इस डायर को जो है निर्दोष साबित कर देता है कि नहीं इसमें डायर का कोई भी दोष नहीं है। ठीक, अब मदन मोहन मालवीय आयोग में क्या किया जाता है, डायर को दोषी करार दिया जाता है कि नहीं डायर दोषी है, परंतु उसका कुछ असर नहीं होता है। दोषी करार दिया जाता है परंतु उसका कुछ असर होता नहीं है। ठीक ना, तो इस तरह से डायर बच जाता है। समझ में आ रहा है ना, डायर बच गया। परंतु उधम सिंह जो एक ऐसा भारतीय थे, ठीक है, उन्होंने जलियांवाला बाग हत्याकांड जब हुआ था तो उन्होंने कसम खा लिया था कि हम वो डायर को जीवित नहीं छोड़ेंगे। ठीक ना, और ये उधम सिंह जो है 1940 में 1921 में हुआ था हत्याकांड और 1940 यानी कि 21 साल के बाद, ठीक ना,
21 साल के बाद वो क्या करता है, उधम सिंह इंग्लैंड जाता है और इंग्लैंड जाकर के उन्होंने ओडायर को गोलियों से भून देता है और मार गिराता है। समझ में आया ना, इस तरह से ओडायर का मौत होता है, ठीक ना। तो दोस्तों यही था जलियांवाला बाग हत्याकांड, तो आप इसे चाहे तो नोट कर सकते हैं। तो यही था जलियांवाला बाग हत्याकांड। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि मैं जो भी वीवीआई टॉपिक आपके लिए लेकर आऊं सबसे पहले आप तक पहुंच सके। धन्यवाद, जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।